हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूजीसी नेट एंड फैक्ट प्लस एग्ज़ाम। सो लेट अस स्टार्ट। सो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग जो है वो एक न्यूरो साइकोलॉजिकल एनालिसिस टेक्निक है जिससे हम ये पता करते हैं कि कोई जो सस्पेक्ट है उसके ब्रेन में क्राइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है या नहीं है। ऑलराइट, सो इसके इन्वेंटर जो हैं वो हैं डॉक्टर लॉरेंस फारवेल। इन्होंने 1995 में ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग इन्वेंट किया था। देन इसका एक इंडियन अडाप्टेशन भी है जिसे BEOS कहते हैं, विच वॉज डेवलप्ड बाई डॉक्टर CR मुकुंदन। BEOS का फुल फॉर्म है ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर। ये BEOS-P भी लिखा रहता है बहुत सी जगह में, वेयर P स्टैंड्स फॉर प्रोफाइलिंग। सो इसमें बस एक P ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग। तो BEOS और BEOS-P दोनों सेम है, विच इज़ एन इंडियन अडाप्टेशन ऑफ ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। अब इसका कोड कंसेप्ट जो है वो ये है, इट मेजर्स इनवॉलेंट्री ब्रेन इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेस व्हेन प्रेजेंटेड विथ क्राइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि जब सस्पेक्ट को क्राइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट किया जाता है, दिखाया या सुनाया जाता है, क्राइम से रिलेटेड कोई भी स्टिमुलस दिया जाता है, तो उसकी ब्रेन में कुछ इनवॉलेंटरी इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेस जनरेट होते हैं। ठीक है, इनवॉलेंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो जो ब्रेन में इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेस जनरेट होते हैं, नॉर्मली हर किसी के ब्रेन में होते हैं, वो इनवॉलेंटरी होते हैं। हमारा ब्रेन जो है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो सब न्यूरॉन्स से बना है और न्यूरॉन्स में हमेशा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती रहती है जिसके थ्रू ही पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है। तो अगर किसी के ब्रेन में कोई भी नॉलेज है, अगर हम क्राइम से रिलेटेड नॉलेज की बात नहीं भी करें, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ पता है, उस चीज़ के बारे में अगर किसी ने मेंशन किया या उस चीज़ से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ दिखी कहीं पर, तो आपके ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स जनरेट होगा, उससे उसके रिस्पॉन्स में कुछ इलेक्ट्रिकल वेव्स जनरेट होंगी। तो उसको ही यहाँ पर मेजर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम क्राइम से रिलेटेड एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्राइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है, ये सुनाई जाती है सस्पेक्ट को, और फिर देखा जाता है कि उसके ब्रेन में वो इनवॉलेंटरी इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है या नहीं, उसको मेजर किया जाता है एंड फिर उसके बेसिस पे कंक्लूड किया जाता है कि सस्पेक्ट को क्राइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता है या नहीं। सो दिस इज़ द कोर कंसेप्ट ऑफ ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग और BEOS। एंड द फंडामेंटल प्रीमिस इज़ दैट द ब्रेन ऑलवेज रिमेंबर्स। तो ब्रेन जो है वो हमेशा याद रखता है, चाहे वो नेगेटिव एक्सपीरियंस हो चाहे वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो। सो द ब्रेन ऑलवेज रिमेंबर्स, और उसका हमेशा रिस्पॉन्स निकलेगा इलेक्ट्रिकल वेव्स के फॉर्म में। इट डिटेक्ट्स द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन रादर देन इमोशनल स्ट्रेस और लाइंग। तो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में हम स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं। स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका सस्पेक्ट को ऑलरेडी पहले से नॉलेज है, वो स्टोर हो जाती है ब्रेन के किसी एक पार्ट में, उसे ही हमें डिटेक्ट करना है कि सस्पेक्ट को उस चीज़ की नॉलेज है या नहीं। ठीक है, इसमें इमोशनल स्ट्रेस या लाइंग को डिटेक्ट नहीं किया जाता है। इमोशनल स्ट्रेस या लाइंग ये पॉलीग्राफ से रिलेटेड हो जाएगा, जहाँ पर हम फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस की स्टडी करते हैं और बताते हैं वेदर द सस्पेक्ट इज़ लाइंग और नॉट। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रेन से रिलेटेड एनालिसिस किया जाता है, इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेस को मेजर किया जाता है। देन दिस इज़ अ नॉन इन्वेजिव टेक्निक, और इसमें कुछ सेंसर्स का यूज़ किया जाता है जिसे EEG सेंसर कहते हैं, विच इज़ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफिक सेंसर कैप्स। ठीक है, ये एक टाइप की कैप होती है, स्कल कैप होती है, जो आपके हेड पे पहनाई जाती है। उसके अंदर कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जो इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में रहते हैं, जिन्हें हम EEG कहते हैं, इलेक्ट्रो
एंसेफेलोग्राफिक सेंसर। तो ये इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफिक सेंसर्स अटैच्ड होते हैं इन कैप्स में, और जब हम इसे अपने हेड पे पहनते हैं तो ये हमारे जो स्काल्प है, स्काल्प विच इज़ द स्किन ऑफ द हेड, इसके कांटेक्ट में आती है और वहाँ से ब्रेन के इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेस को ये सेंस करके मेजर करती है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली नॉन इन्वेजिव टेक्निक। अगर हम इसको कंपेयर करें पॉलीग्राफ से, तो जैसे मैंने अभी बताया था कि पॉलीग्राफ मेजर्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सेस। तो पॉलीग्राफ में ऐसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाले रिस्पॉन्सेस को मेजर किया जाता है, लाइक पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, GSR विच इज़ गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, इन सब चीज़ों को मेजर किया जाएगा। लेकिन ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग को मेजर किया जाता है विया ब्रेन वेव्स। मतलब कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन मतलब वही ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज है और वो स्टोर्ड है आपके ब्रेन में, उनको सेंस किया जाता है विया ब्रेन वेव्स, मतलब ब्रेन वेव्स की हेल्प से। वो जो इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेज हैं वो वेव्स के फॉर्म में जनरेट होते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलीग्राफ एंड ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। देन इस फिगर में दिखाया गया है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में जो डिवाइसेस और ये जो स्कल कैप्स वगैरह यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर दिस इज़ द स्कल कैप जिसमें इलेक्ट्रोड्स फिट होते हैं, EEG सेंसर्स होते हैं, और ये हेड के कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में ये कांटेक्ट करते हैं जहाँ से वो इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेस को मेजर किया जाता है। फिर ये सिग्नल्स के फॉर्म में जाती है और एनालॉग से ये डिजिटली कन्वर्ट होती है एक कंप्यूटर स्क्रीन पे। वहाँ पर इन वेव्स का एक ग्राफ बनता है। उस ग्राफ में जो भी डेटा ऑब्टेन होता है उसके बेसिस पे फिर हम कंक्लूड करते हैं कि सस्पेक्ट को क्राइम से रिलेटेड नॉलेज है या नहीं। ऑलराइट, सो दिस इज़ द ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग सेटअप। देन न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस क्या है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग का। तो न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस पे हम वही इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्सेस जो ब्रेन वेव्स के फॉर्म में निकलती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमें दो स्पेसिफिक वेव्स के बारे में पढ़ना है, P300 वेव एंड मरमर। P300 वेव जो है वो एक इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल है। इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल का मतलब वही है कि ये किसी इवेंट से रिलेटेड नॉलेज के रिस्पॉन्स में निकलती है ये वेव, इसलिए इसे इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल कहते हैं। तो ये इवेंट यहाँ पर क्राइम से रिलेटेड होगा क्योंकि हम क्राइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं, सस्पेक्ट को पता है या नहीं, राइट। सो P300 वेव ऐसी वेव है जो इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल या वेव है विच इज़ जनरेटेड बाय द ब्रेन आफ्टर 300 to 800 milliseconds when a familiar stimulus is recognized। मतलब अगर कोई फैमिलियर स्टिमुलस आपने दिखाया सस्पेक्ट को, फैमिलियर स्टिमुलस मतलब जिसका नॉलेज उसे है ऑलरेडी, ऐसा कोई क्यू दिया या आपने कोई फ़ोटो दिखाया या ऐसा कोई ऑडियो सुनाया सस्पेक्ट को जो क्राइम से रिलेटेड है, तो अगर सस्पेक्ट को उसके बारे में पता है तो उसकी ब्रेन में 300 to 800 मिलीसेकेंड्स के बाद में एक वेव जनरेट होगी, उसी को P300 वेव कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 300 to 800 मिलीसेकेंड्स के बाद जनरेट होती है इसलिए इसे P300 कहते हैं। तो ये एक वेव है और ये जो है ये एक पॉजिटिव वेव होती है। P300 इज़ अ पॉजिटिव वेव। सेकेंड टाइप ऑफ वेव इज़ मरमर इफ़ेक्ट, जो कि P300 का ही एक एडवांस्ड फॉर्म है। इसमें क्या होता है, पहले तो मरमर का फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। इट स्टैंड्स फॉर मेमोरी एंड एनकोडिंग रिलेटेड मल्टीफेसेटेड इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफिक रिस्पॉन्स। ये आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म। दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर फारवेल। मरमर जो है ये P300 वेव के थोड़े लॉन्गर ड्यूरेशन के बाद में या एक्सटेंड होने के बाद पे निकलता है। इसका जो मिली सेकेंड्स का रेंज है वो है
300 to 1400, कहीं कहीं 1800 भी लिखा रहता है मिली सेकेंड्स आफ्टर अ फैमिलियर स्टिमुलस। तो ऐसी वेव जो P300 वेव के बाद में निकलती है, जो थोड़ी एडवांस्ड फॉर्म की होती है, उसे मरमर या मरमर इफ़ेक्ट कहते हैं। इसका ड्यूरेशन है 300 to 400 और 1800 मिली सेकेंड्स, क्योंकि इस ड्यूरेशन के बाद ही वो वेव जनरेट होगी ब्रेन में, जब कोई फैमिलियर स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ये जनरेट होती है। ठीक है, और ये जो मरमर इफ़ेक्ट है, ये जो वेव्स हैं, ये नेगेटिव वेव्स होती हैं। P300 वॉज पॉजिटिव वेव्स। तो ये दो वेव्स होती हैं स्पेसिफिकली जिनको मेजर किया जाता है। देन एक टर्म है एक्सपीरियंशियल नॉलेज। एक्सपीरियंशियल नॉलेज, इसका मतलब होता है एक्सपीरियंशियल, मतलब आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो अगर किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो आपके ब्रेन में उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहेगी। सो दैट इज़ एक्सपीरियंशियल नॉलेज। तो जो BEOS है, जो इंडियन अडॉप्टेशन है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग का, वो स्पेसिफिकली एक्सपीरियंशियल नॉलेज को टेस्ट करता है कि आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है या नहीं। इट डिफ्रेंशिएट्स वेदर अ सब्जेक्ट हैज़ एक्चुअल प्राइमरी पार्टिसिपेशन इन क्राइम वर्सेस सेकेंडरी और कंसेप्चुअल नॉलेज। मतलब ये हेल्प करता है कि जो सब्जेक्ट है या सस्पेक्ट है, उसे एक्चुअल प्राइमरी पार्टिसिपेशन उसने किया है, मतलब क्या उसके पास फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है क्राइम का, क्या उसने कमिट किया है क्राइम, एक्चुअली कमिट किया है, एक्सपीरियंस किया है, या फिर सेकेंडरी या कंसेप्चुअल नॉलेज है उसके पास क्राइम की, मतलब उसने क्राइम कमिट नहीं किया है, उसने उसके बारे में सुना है कहीं से या पढ़ा है। तो जो हम सुने रहते हैं या पढ़े रहते हैं वो सेकेंडरी या कंसेप्चुअल नॉलेज होती है, और जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किए रहते हैं वो होती है प्राइमरी नॉलेज। तो EK या एक्सपीरियंशियल नॉलेज जो BEOS में डिटेक्ट होती है, वो ये डिटरमाइन करती है कि सस्पेक्ट के पास में एक्चुअली प्राइमरी नॉलेज है क्राइम की। ठीक है, सेकेंडरी या कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है। तो ये लिंक करती है सस्पेक्ट को क्राइम से। देन एक और टर्म है TPO सिग्नेचर। तो TPO सिग्नेचर भी इससे ही रिलेटेड है, BEOS से। तो TPO स्टैंड्स फॉर टेम्पोरो। ये एक्चुअली हमारा जो ब्रेन है उसके सर्टेन रीजन्स के बेसिस पे नाम है। टेम्पोरल एक पार्ट होता है। देन P से पैराइटल एक पार्ट होता है। देन O इज़ ऑक्सीपिटल, ये भी एक पार्ट होता है ब्रेन का। तो ये 3 रीजन्स हैं। तो ये TPO जंक्शन कहते हैं इसे। इन 3 रीजन्स में ब्रेन के जो वेव्स निकलती है वो डिटेक्ट करती है मेमोरी को, ऐसी मेमोरी जिसमें टच, प्लेस और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। टच, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट लिंक्ड टू द इंसिडेंट, मतलब क्राइम से रिलेटेड या इंसिडेंट से लिंक्ड जो भी ब्रेन में मेमोरी प्रेजेंट है, टच जो टच से रिलेटेड होगी या प्लेस से रिलेटेड होगी या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगी, वो प्रेजेंट होती है TPO जंक्शन में, टेम्पोरो पैराइटो ऑक्सीपिटल जंक्शन में। और उसको जो डिटेक्ट करते हैं, ये जो मेमोरी के फॉर्म में नॉलेज प्रेजेंट है उसे डिटेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं TPO सिग्नेचर। तो ये भी BEOS का ही पार्ट है। ऑलराइट, सो ये था इसका न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेसिस, जिसमें हम कौन कौन सी वेव्स को पढ़ते हैं और उनके बारे में क्या डिटेल है वो हमने पढ़ा, और BEOS में क्या चीज़ को सेंस किया या मेजर किया जाता है। देन द टेस्ट प्रोसीजर एंड स्टिमुलाई क्लासिफिकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोब्स के बारे में। प्रोब्स जो कि ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ होते हैं। तो प्रोब्स यहाँ पर 3 टाइप के प्रोब्स यूज़ होते हैं। ड्यूरिंग द टेस्ट 3 टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई, विजुअल्स और ऑडियो फ्रेजेस आर प्रेजेंटेड।
तो जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पर स्टिमुलाई प्रेजेंट किया जाता है। स्टिमुलाई का मतलब है कोई भी विजुअल या ऑडियो फ्रेजेस, मतलब क्राइम से रिलेटेड या जो भी इंफॉर्मेशन के बारे में हमको पता करना है उससे रिलेटेड कोई विजुअल होना चाहिए, मतलब फ़ोटो होना चाहिए, या कोई ऑडियो होना चाहिए, उसे प्रेजेंट करते हैं, उसी को हम स्टिमुलस बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप के स्टिमुलस दिए जाते हैं। पहला है टारगेट प्रोब। टारगेट प्रोब उस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं जो सस्पेक्ट को ऑलरेडी पता है, लेकिन वो क्राइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो सस्पेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिसके बारे में सस्पेक्ट को 100% पता ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल सस्पेक्ट का नाम, सस्पेक्ट की बर्थ सिटी, उसका बर्थ डेट, ऐसी चीज़ें क्राइम से रिलेटेड नहीं रहती है, सस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकती हैं। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि बेसलाइन P300 रिकॉग्निशन वेव को एस्टेब्लिश करना। मतलब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो वेव बनेगी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी सस्पेक्ट को पता है, तो ऑब्वियसली इसके रिस्पॉन्स में भी P300 वेव जनरेट होगी। तो वो जो जनरेट होगी वेव, उससे जो ग्राफ मिलेगा उसको हम कंपेयर करेंगे जो क्राइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाने के बाद जनरेट होगी उस वेव से। अगर ये दोनों मैच होती है, दैट मीन्स सस्पेक्ट को क्राइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी पता है। वो अभी आगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सस्पेक्ट से रिलेटेड है अभी, लेकिन क्राइम से रिलेटेड नहीं है, वो दिखाई जाती है, उसे कहते हैं टारगेट प्रोब। इसका पर्पस होता है बेसलाइन P300 रिकॉग्निशन वेव को एस्टेब्लिश करना, ताकि हम कंपेयर कर सकें बाद में कंक्लूजन देने के लिए। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोब इज़ इररेलेवेंट प्रोब। तो यहाँ पर नाम से पता चल रहा है इररेलेवेंट, ऐसी इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे या ऐसा स्टिमुलस देंगे सस्पेक्ट को जो ना कि सस्पेक्ट से रिलेटेड होगा और ना ही क्राइम से रिलेटेड होगा, इररेलेवेंट होगा दोनों से। तो इससे क्या होता है? इसका पर्पस है इट एस्टेब्लिशेस अ नॉन रिकॉग्निशन बेसलाइन। मतलब इससे जो वेव बनेगी और उसका जो ग्राफ हमें मिलेगा वो ऐसा वेव का ग्राफ होगा जिससे हमें पता चलेगा कि ये इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट है, मतलब ये सस्पेक्ट को पता नहीं है, ठीक है। तो इस ग्राफ से अगर क्राइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे, वहाँ पर जो ग्राफ मिलेगा वो अगर इररेलेवेंट प्रोब वाली वेव से मैच करेगा, दैट मीन्स क्राइम की इन्फॉर्मेशन इसको नहीं पता है सस्पेक्ट को, ठीक है। अभी ये, और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो अभी हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। इररेलेवेंट प्रोब में इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है जो ना कि सस्पेक्ट से रिलेटेड होती है और ना ही क्राइम से रिलेटेड होती है। देन थर्ड टाइप ऑफ प्रोब इज़ क्राइम प्रोब। नाम से पता चल रहा है यहाँ पर क्राइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जाएगी, ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो कि सिर्फ परपेट्रेटर जानता है और जो इन्वेस्टिगेटर्स को पता है, इनके अलावा किसी और को नहीं पता होता। ऐसी इन्फॉर्मेशन को क्राइम प्रोब बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वेपन यूज़ हुआ है क्राइम में, वो बॉडी की लोकेशन क्या थी, स्पेसिफिक क्लोथिंग जो विक्टिम ने पहना था उसकी स्पेसिफिक क्लोथिंग क्या है। तो इस तरीके की एक्सक्लूसिव डिटेल्स ऑफ द क्राइम जो सिर्फ क्रिमिनल को पता है या जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है सिर्फ उसको ही पता है और किसी को नहीं पता। इससे रिलेटेड ऑडियो विजुअल स्टिमुलस दिया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि किस टाइप की वेव बन रही है। उस वेव को हम कंपेयर करेंगे टारगेट प्रोब वाली वेव से और इररेलेवेंट प्रोब वाली वेव से। अगर क्राइम प्रोब वाली वेव टारगेट प्रोब वाली वेव से मैच करेगी, दैट मीन्स सस्पेक्ट को क्राइम की इन्फॉर्मेशन पता है, दैट मीन्स सस्पेक्ट कुड बी द परपेट्रेटर। और अगर क्राइम प्रोब वाली वेव इररेलेवेंट प्रोब वाली वेव से मैच करेगी, दैट मीन्स सस्पेक्ट को क्राइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं पता है एंड he or she could not be the perpetrator, ठीक है। तो इसका रिजल्ट लॉजिक इसी पे बेस करेगा कि प्रोब वेव या क्राइम वाली जो प्रोब है, क्राइम प्रोब वेव अगर टारगेट वेव से मैच करेगी, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंट, सस्पेक्ट रिकॉग्नाइजेस द क्राइम डिटेल्स। और सेकेंड पॉसिबिलिटी,
क्राइम प्रोब वेव अगर इररेलेवेंट वेव से मैच करेगी, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन इज एब्सेंट, सस्पेक्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज एज द क्राइम डिटेल्स। ठीक है, तो ये हम इस डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। ये जो ग्राफ यहाँ पर बनता है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग का, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें वेव्स जो हैं वो इस फॉर्म में हमें ग्राफ में दिखाई देती है। तो यहाँ पर 3 टाइप्स की वेव हैं, 3 अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो रेड कलर की वेव है वो टारगेट प्रोब है। टारगेट प्रोब अभी हम लोगों ने पढ़ा, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सस्पेक्ट से रिलेटेड है लेकिन क्राइम से रिलेटेड नहीं है, वो दिखाई गई तो जनरेट हुई है। देन ग्रीन वाली जो वेव है वो इररेलेवेंट प्रोब है, दैट मीन्स इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है जो ना सस्पेक्ट और ना ही क्राइम से रिलेटेड है। ब्लू वाली वेव क्राइम प्रोब है, जो क्राइम की एक्सक्लूसिव डिटेल जो सिर्फ इन्वेस्टिगेटर और परपेट्रेटर को पता है वो दिखाई गई, तब जा कर के ये जनरेट हुई। तो अभी हम देखते हैं कि हम कैसे ग्राफ को स्टडी करके डिटरमाइन करते हैं वेदर द सस्पेक्ट इज़ गिल्टी और नॉट। तो इस ग्राफ में अगर हम देखें तो ब्लू और ग्रीन वेव कोइंसाइड कर रही हैं, आपस में मैच कर रही हैं स्लाइटली, है ना। और जो रेड वेव है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, कोइंसाइड नहीं कर रही है। तो ब्लू और ग्रीन मैच कर रही है, दैट मीन्स ब्लू वाले जो है वो क्राइम प्रोब है, और ग्रीन वाली जो है वो इररेलेवेंट है। तो क्राइम और इररेलेवेंट जब मैच होता है तो हमने पढ़ा था कि इन्फॉर्मेशन एब्सेंट। तो इन्फॉर्मेशन एब्सेंट मीन्स सस्पेक्ट को क्राइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो सस्पेक्ट इज़ नॉट गिल्टी। और गिल्टी वाले केस में कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा जिसमें ब्लू और रेड वेव्स कोइंसाइड करेंगी, स्लाइटली ओवरलैप करेगी, और ग्रीन वाली जो है वो बिल्कुल ही सेपरेट रहेगी। तो ब्लू और रेड यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लू इज़ द क्राइम प्रोब वेव एंड रेड इज़ द टारगेट प्रोब वेव। तो क्राइम वेव इज़ मैचिंग विथ टारगेट वेव। टारगेट में हमें पता था कि सस्पेक्ट को ऐसी इन्फॉर्मेशन दिखाई गई थी जिसका उसे 100% पता था, नॉलेज था। और क्राइम में भी हमें क्राइम वाला जो प्रोब है वो स्टिमुलस देने पे भी ऐसी वेव मिली जो कि मैच कर रही है नोन इन्फॉर्मेशन वाली वेव से, है ना। दैट मीन्स सस्पेक्ट को क्राइम का इन्फॉर्मेशन है, दैट मीन्स सस्पेक्ट हैज़ द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द क्राइम एंड he or she can be linked to the crime or the crime scene, so the suspect can be guilty. So I hope इस डायग्राम से और इस वेव से आपको पता चल गया है कि किस तरीके का ग्राफ होता है और कैसे इसे एनालाइज किया जाता है। देन इसका लीगल स्टेटस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की अगर बात करें तो इंडिया के कोर्ट ऑफ लॉ में इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? तो इसका जो पहला केस था, लैंडमार्क केस रिलेटेड टू ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, वो था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका इन 2010। इसमें ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग या BEOS का यूज़ किया गया था, लेकिन उसे एज अ कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना गया था। जो उसमें से कंक्लूजन निकल के आया था उसे एज अ सॉलिड प्रूफ नहीं माना गया था ट्रायल के लिए। तो ये इससे रिलेटेड एक लैंडमार्क केस है। ठीक है, अब ये क्यों नहीं माना गया कंक्लूसिव प्रूफ? तो उसके यहाँ पर ये सारे बेसिस है। पहले तो है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बताता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन मीन्स अगर किसी को शक है किसी के ऊपर, सस्पेक्ट के ऊपर, कि इसने ही क्राइम किया है, तो उसे फोर्स नहीं किया जा सकता ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग या BEOS के लिए। उसके खिलाफ ये प्रोटेक्शन देता है सस्पेक्ट्स को। इनवॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BEOS, नार्को और पॉलीग्राफ इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इनवॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब फोर्सफुली आप BEOS के लिए या नार्को एनालिसिस के लिए या पॉलीग्राफ के लिए किसी भी सस्पेक्ट को फोर्स नहीं किया जा सकता है। अगर फोर्सफुल टेस्ट करेंगे तो वो कोर्ट में इनएडमिसिबल होगा।
ठीक है, उनकी कंसेंट लेकर के ही किया जा सकता है ये सारे टेस्ट, BEOS, नार्को एंड पॉलीग्राफ। देन आर्टिकल 21 के हिसाब से राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड मेंटल प्रिवेसी है, इसे भी ये वायलेट करता है, इसलिए कोर्ट में ये इनएडमिसिबल है। स्पेशली फोर्स टेस्ट हमेशा इनएडमिसिबल है कोर्ट में। ठीक है, अगर कंसेंट लेकर के किया गया है, इफ़ टेकन वॉलंटरीली, देन टेस्ट फाइंडिंग्स आर स्टिल नॉट प्राइमरी एविडेंस। कंसेंट लेकर के भी अगर टेस्ट फाइंडिंग हमें जो मिल रही है वो सॉलिड प्रूफ नहीं है, नॉट एज अ प्राइमरी एविडेंस, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एज अ प्राइमरी एविडेंस। इसे बस एक इन्वेस्टिगेटिव टूल की तरह यूज़ करने का अलाउड है, इन्वेस्टिगेशन में जो हेल्प कर रहा है ऐसा टूल, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ या प्राइमरी एविडेंस की तरह उसे नहीं एक्सेप्ट किया जाता कोर्ट में। Then there is one point, however, physical evidence or information discovered based on the voluntary test disclosure is admissible under Section 27 of Indian Evidence Act और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो अगर किसी ने वॉलंटरीली टेस्ट दिया है और उससे हमें कुछ फिज़िकल एविडेंस के बारे में पता चला या कोई नई इन्फॉर्मेशन डिस्कवर हुई जो पहले पता नहीं थी, तो उस फिज़िकल एविडेंस या नई इन्फॉर्मेशन को एज एन एविडेंस एडमिसिबल किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो दिस वॉज अबाउट लीगल स्टेटस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ BEOS एज अ प्रूफ इन इंडियन कोर्ट ऑफ लॉज। देन यहाँ पर एक टेबल है जिसमें इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है, जो कि UGC नेट और फैक्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी ये सारा चीज़ें पढ़ा हुआ है, इज़ जस्ट अ रिमाइंडर। ब्रेन सिग्नल जिसकी स्टडी की जाती है, दो टाइप की वेव्स होती हैं, P300 एंड मर्मर, इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल या वेव्स भी कहते हैं जिन्हें। देन प्राइमरी क्रिएटर इस टेक्निक के डॉक्टर लॉरेंस फारवेल हैं, 1995 में इन्वेंट किया था इन्होंने। इंडियन अडाप्टेशन BEOS या BEOSP, ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग, डेवलप्ड बाय डॉक्टर CR मुकुंदन। देन की टर्म यहाँ पर एक्सपीरियंशियल नॉलेज है। BEOS में हमने पढ़ा है एक्सपीरियंशियल नॉलेज को डिटेक्ट किया जाता है। लैंडमार्क SC केस इज सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका इन 2010। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस अगर फोर्सफुली लिया जा रहा है तो वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है और एज अ कंक्लूसिव या सॉलिड प्रूफ एडमिसिबल नहीं है। इवन इफ़ कंसेंशुअली भी अगर टेस्ट किया जाए तो भी उसे प्राइमरी एविडेंस के तौर पे नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। कंसेंशुअली अगर करने के बाद में कोई फिज़िकल एविडेंस या कोई नई इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट होती है तो उसे ऐसा एविडेंस एक्सेप्ट किया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। अब इससे रिलेटेड कुछ PYQs एंड MCQs देख लेते हैं। सो क्वेश्चन 1 इज़ P300 wave utilized in brain fingerprinting is an example of। तो हमने पढ़ा है, आई होप आप इजीली आंसर दे पाएंगे। P300 वेव जो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ होती है वो किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल और ERP, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोडर्मल रिस्पॉन्स, ऑप्शन डी गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स। तो हमने पढ़ा है P300 वेव इज इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल, सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी। Then next question, in Selvi versus State of Karnataka 2010, involuntary neurotesting was struck down primarily under which constitutional provision? तो हमने अभी इस लैंडमार्क केस के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर involuntary neurotesting की गई थी। involuntary राइट, मतलब एक तरीके से फोर्सफुली, तो इसे स्ट्रक डाउन किया गया था।
तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अंडर इसे स्ट्रक डाउन किया गया है, ये भी हमने पढ़ा है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 विच गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। So I hope this is also clear. The next question, who developed the brain electrical oscillation signature BEOS system in Indian Forensic Science Lab? ये भी हमें पता है, it was developed by Dr. C.R. Mukundan. तो ये कुछ PYQs एंड MCQs इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। ये जो लेक्चर का यहाँ पर फाइल है, ये एज अ PDF फाइल टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैनल के बायो में भी मिल जाएगी। आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ये फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी PYQs और MCQs चैनल में अपलोड कर दिए जाएंगे, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू सो मच।